हाय, मैं नितिन कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं पिछले विगत 16 वर्ष के अनुभव के साथ हूँ और मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में PSIR, ऑप्शनल, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पॉलिटी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक विनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले आप और हम ये समझें विद्यार्थियों एक चीज़, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉपी पेन के साथ हो ताकि जो कुछ भी मैं बताऊँ आपको उसको आप जॉट डाउन कर सकें, लिख सकें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं कि देखो, कुछ बिंदुओं पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि समग्र परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूरत क्या होती है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप एग्ज़ाम के सिलेबस को समझें, क्या पाठ्यक्रम क्या है, क्लियर। उसके बाद दूसरी बात जो होती है आपको ये समझने की कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्लियर। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप हैं कहाँ और आपको जाना क्या कहाँ है। यानी कि एग्जामिनेशन के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, ये बिल्कुल ज़रूरी होती है, क्लियर। तो दूसरी बिंदु जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरी बात आपको ये समझने की ज़रूरत है, जिस ढंग से 2013 के बाद से यूपीएससी के सिलेबस को पूर्णतः आप देखें कि डायनामिक बना दिया गया है। यानी कि करीब 70% के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको विनिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा करंट अफेयर्स की। लेकिन बहरहाल आप ये समझिए कि करीब करीब 70% के आसपास जो आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, खास करके पॉलिटी के बारे में, वो तो हम अभी थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रीडिंग न्यूज़पेपर, क्लियर, वो भी डेली बेसिस पे बिल्कुल आवश्यक है। और यदि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की तो कम से कम 2 आवर्स यू हैव टू डिवोट ऑन योर न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ती जाएगी, आपकी गति भी बढ़ती जाएगी, क्लियर। और उसके बाद चीज़ों को और आप जल्दी से आत्मसात कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो इस चीज़ के लिए है वो शॉर्ट नोट्स, क्लियर। यानी कि ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आजकल माइंड मैप भी कहते हैं, क्लियर। उसके बाद जो पांचवी चीज़ होगी वो क्या होगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग, क्लियर। यानी कि डेली आपको कम से कम एक क्वेश्चन मेंस के लिखने चाहिए, क्लियर। अब देखो, जो छठी चीज जो है वो क्या है, मल्टीपल रिवीजन। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, किसी भी चीज को आप एक बार 2 बार पढ़ने से वो चीजें आपको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू इनकलकेट दैट। तो जरूरत क्या है कि किसी भी चीज को 5 बार 6 बार रिवाइज करने की। और जो रिवीजन का जो बिल्कुल एक विनिंग फॉर्मूला है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो जो पहली रिवीजन होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए विद इन 24 आवर्स, क्लियर। यानी कि जब भी पढ़ा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें जो सेकंड रिवीजन की आप बात करते हैं, सेकंड रिवीजन, तो इसमें यह ध्यान रखें कि सेकंड रिवीजन के अंदर आप
1 वीक के अंदर ये चीज आप कर लें। और द थर्ड रिवीजन विदिन मंथ। क्लियर? ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आप समझिए कि बारी बारी से चीजों को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटी का पूरे के पूरे जीएस के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। फिर दूसरी बात हम समझेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, फिर अप्रोच किस ढंग से आपको चीजों को पढ़ना है। क्लियर? तो विद्यार्थीगण, आपको यह ध्यान रखना है कि चीजों को आप साथ साथ लिखते जाएं, और सिर्फ लिखे ही ना, आगे आने वाले दिनों में आपको इन चीजों को अपनी तैयारी के तहत क्या करना है, इनकलकेट करना है, यानी कि आत्मसात करना है। तो सबसे पहले देखें कि सिग्निफिकेंस, क्लियर, महत्व, स्ट्रेटजी, क्लियर, और उसके बाद तीसरा देखें अप्रोच। क्या है? अप्रोच। अब देखिए कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहिए आपको। क्लियर? जब आप पॉलिटी की बात करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी बात जिस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लॉज पास्ट, यानी कि जो अधिनियम या कानून पारित किए गए संसद के द्वारा, या संसद के अंदर जो विधेयक, ठीक है, बिल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, बिल्स जो पेंडिंग हैं, ध्यान देना। तीसरी बात जो समझने की जरूरत है वो क्या है, जुडिशियल वर्डिक्ट, यानी कि न्यायिक फैसले। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट है जब आप पॉलिटी की तैयारी शुरू करते हो, उसको आप क्या करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। इज इट ओके? नाउ अब देखिए कि अब आपको यह समझना है कि क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपको पढ़ना है, क्या कुल जो 395 आर्टिकल्स हैं, क्या सभी को आप पढ़ेंगे? क्या पॉलिटी के जार्गन्स को आप याद रख पाएंगे? क्लियर? जार्गन्स तो आप याद रख पाएंगे, लेकिन किसी भी आर्टिकल को इन टोटो या वर्ड टू वर्ड याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और इसको सीधे तौर से एग्जामिनेशन के अंदर रिप्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो आपको करना क्या है, प्रावधानों को समझना है, प्रावधानों के जो लब्बो लुबाब है, उसकी जो इंट्रिकेसीज है, उसकी जो निटिग्रिटी है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और जब आप एक बार इस चीज को समझ पाते हैं तो उसको अपनी भाषा में जब आप लिखते हो, वंस यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, इट इज गोइंग टू गिव द मैक्सिमम इंपैक्ट देयर। तो जाके ये क्या देता है, बिल्कुल प्रभाव उत्पन्न करता है, ये एफिकेसी लाता है। गॉट दैट? अब देखिए, तो सारे के सारे आर्टिकल्स को बिल्कुल आत्मसात करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके क्रक्स को याद रखना है। गॉट दैट? अन्यथा एक आर्टिकल 1 के तहत ये जो दिया गया इंडिया दैट इज द भारत, इसको छोड़ के किसी भी आर्टिकल को पूरा का पूरा याद रख पाना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल सा काम होगा। तो इस चीज को ध्यान दें। उसके बाद जो बारी आती है कि कुछ जो कानून है वो पारित कर दिए जाते हैं संसद के द्वारा। संसद जब कानून को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर मुहर लगाते हैं। जब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते तो उसके बाद क्या होता है कि केंद्र सरकार या तो नोटिफिकेशन जारी करती है, अधिसूचना जारी करती है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। पहला तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये होता है कि उस बिल के ही अंदर या जो पारित होने के बाद अधिनियम कहलाता है, उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन की तारीख, यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, किस तारीख से वो लागू होगा, वो उसमें दिया होता है, और खुद ब खुद उतनी तारीख से वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए कि
जैसे किसी समय में जो आधार का बिल था, क्लियर, वो संसद में लंबित था, क्लियर। आपने देखा कि उसके बाद ये पारित भी हुआ। फिर बात आप कर लीजिए ट्रिपल तलाक बिल की। किसकी? ट्रिपल तलाक बिल की। नाउ अब देखिए कि एग्जामिनेशन के अंदर जैसे 2015 में इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए गए, क्लियर, मेंस के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए गए। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, और साथ में जुडिशियल वर्डिक्ट की भी बात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा। नाउ अब आप ये समझिए कि इसके अलावा जो चीजें दी गई है वो है क्या। देखो कि एग्जामिनेशन के अंदर जैसे ये पूछ दिया गया कि इफ whistle blower bill is passed, clear, समझिए, if the whistleblower bill is passed by parliament, there would be no one left। क्या कहा जा रहा है कि there would be no one left to protect। अब देखिए कहा यह जा रहा है कि यदि, और ये 2015 में ये प्रश्न पूछा गया कि यदि विसल ब्लोअर बिल को पारित कर दिया जाए तो किसी को बचाने के लिए कुछ भी रहेगा नहीं। यानी कि जो विसल ब्लोअर बिल है वो बड़े कमजोर रूप में क्या किया गया, पारित किया गया, क्लियर। तो आपको क्या बताना है कि इस बिल के पारित होने के साथ इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, उस चीज के ऊपर आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बच्चों कि फोकस करना है। गॉट दैट? नाउ तो अब इस चीज को ये समझिए साथ में। अब दूसरी बात जो है वो चर्चा हम किसकी करेंगे, जुडिशियल वर्डिक्ट की करेंगे, यानी कि जो न्यायिक फैसले हैं उसकी करेंगे। देखिए जुडिशियल वर्डिक्ट यानी कि न्यायिक फैसले। आज मैं किसी चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, बल्कि ओवरऑल आपको एग्जामिनेशन की जो समग्र तैयारी हो सके, इंटीग्रेटेड वे में जो तैयारी हो सके उसकी बात करना चाहूँगा। अब आप समझिए कि सबऑर्डिनेट लेवल से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, क्लियर। तो क्या सारे के सारे जो फैसले आपको याद रखने हैं? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वो फैसले याद रखने हैं जो कि समाज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालता है। किसी इंस्टीट्यूशन की जो शक्तियां जो संविधान के अंदर दी गई है उस शक्तियों के ऊपर क्या लगाता हो, अंकुश लगाता हो या कर्व करता हो, क्लियर। तो आपको यह याद रखना है कि ओनली दोज वर्डिक्ट व्हिच आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, यानी कि वो फैसले जो कि किससे संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? संविधान से संबंधित हो, या जो लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, क्लियर, या जो संसद के द्वारा जो कानून पारित किया गया उसकी बात करें। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्लियर। अब देखो न्यायिक पूर्णावलोकन जो कि अनुच्छेद 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, उस न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसकी कुछ अपनी अंतर्निहित बिंदुएं हैं जिसके कारण से इसको लागू मतलब क्या कर दिया गया कि खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी आप एक चीज ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। फिर इसके बाद देखें कि दूसरा जो केस इस चीज से संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से, जो हाल फिलहाल में हुआ, वो सबरीमाला का केस,
क्लियर। ये केरल के अंदर एक मंदिर है और जिसमें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो महिलाएं होती है 10 से लेके 40 वर्ष के उम्र की जो महिलाएं होती हैं, क्लियर, उनको इस मंदिर में प्रवेश बंद था ट्रेडिशन के हिसाब से देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और उसके बाद ये आज़ादी दे दी गई महिलाओं को, चाहे वो किसी भी उम्र की हों, कि आप सबरीमाला टेम्पल में जा सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए रिव्यू पिटीशन डाली गई। क्लियर, क्या डाली गई? रिव्यू पिटीशन डाली गई, समझना। और रिव्यू पिटीशन के तहत ये जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, उसको चुनौती दी गई। मतलब कहा गया कि आप इसके ऊपर रिव्यू कीजिए, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, खुद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है। ठीक है, वैसे संसद कानून बना के उसको संशोधित कर सकती है, लेकिन अंततः फिर से यदि जुडिशियल रिव्यू के लिए कहां पर पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी देखेगी कि क्या उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर या उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के ऊपर तो हमला नहीं है। यदि स्वतंत्रता और निष्पक्षता के ऊपर हमला माना गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो सबरीमाला का केस है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी की बात है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। उसके बाद देखें कि सेक्शन 377, क्लियर, किसका? आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, जिसके तहत जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया, किया गया था किसको? पहले क्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को। क्लियर, किस चीज को? होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि समलैंगिकता को। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको क्या कर दिया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि इसको अब अपराध नहीं माना है। तो ऐसे वर्डिक्ट को आपको पढ़ने की जरूरत है, जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हर एक फैसले को आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा, और जब वो लेक्चर के दौरान मैं आपको बताता रहूँगा कि देखो ये फैसले इस कारण से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके सेलिएंट फीचर या इसके जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वो ये है, और इसके ऊपर आपको क्या करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर। तो अब देखो कि इसके बाद समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस पॉलिटी का। अब देखिए पॉलिटी आप समझिए कि सबसे पहले तो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही डायनामिक है, और चीज़ें जो समय समय पे आप देखोगे कि जब आप अखबार खोलते हो, आप अखबार पढ़ना शुरू करते हैं डेली डे, तो आप पाएंगे कि पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी खबरें होती हैं। और इसके अलावा जो कि बहुत ही डायनामिक हिस्सा है वो हमारा किसका होता है? इकोनॉमिक्स का होता है, साइंस टेक का होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। क्लियर। तो उसमें भी जो सबसे मार्क फेचिंग यदि आप कह लें तो पॉलिटी या जीएस पेपर सेकेंड नहीं है। लेकिन यदि आप एक अच्छे ढंग से तैयारी करें और यदि आप चीज़ों को जोड़ के दिखलाएं जो करंट के साथ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल सुनिश्चित करता हूं कि जिस ढंग से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उस ढंग से यदि आप चलते रहे तो आपको जरूर से अच्छा मार्क्स आप ले पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो जैसा कि कभी जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि अपने बुक एनिमल फार्म के अंदर कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल। क्लियर। कि कुछ सभी जानवर जो हैं बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो मोर देन इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर की बात कर लीजिए, तो वो सभी के बराबर होता है, ध्यान देना, सभी के बराबर ही होता है, लेकिन ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल। दूसरा एग्जाम्पल आप प्रधानमंत्री का लेते हैं। क्लियर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपको पता होगा शायद, ठीक है, कि 3 तरीके के मिनिस्टर होते हैं। एक कैबिनेट रैंक का होता है, दूसरा क्या होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा क्या होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी कैबिनेट रैंक के ही मंत्री हैं। क्लियर। बट ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल, मतलब सभी लोग बराबर हैं लेकिन वो सबों में क्या है, सबसे ऊपर है। तो
अब इसकी बात की जाए कि रेलिवेंस क्या है एग्जामिनेशन के अंदर, इसमें है क्या, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो अब आप देखिए कि रेलिवेंट क्या है, तीनों ही स्टेज में देखते हैं पॉलिटी का। क्लियर? एक तो 3 स्टेजेस, देखिए इसमें क्या है। पहला, यदि आप प्रिलिमिनरी में आ जाओ पीटी के अंदर, जो कि आपको पता है कि अब 4 अक्टूबर को होने जा रही है, ठीक है, कोविड-19 के कारण से जो परिस्थितियां बनी है, तो अब आपके पास बिल्कुल कितने महीने का वक्त है, तकरीबन 4 महीने का वक्त है तो प्रिलिमिनरी को फेस करने में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को। तो इसमें 14 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये किसी साल तो गॉन अप टू 21, किसी साल तो ये बढ़ के कितने तक पहुंच चुका है, 21 तक पहुंच चुका है। उसके बाद जब आप मेंस के क्वेश्चन की बात करते हो, किसके बात करते हो, मेंस के क्वेश्चन की, जीएस के अंदर जब आप मेंस की बात करें तो ये देखिए कि इसमें है क्या। जीएस पेपर सेकंड, तो इसमें 3 हिस्से हैं, समझना, पॉलिटी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और तीसरा देखिए सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। क्लियर? अभिशासन जिसे कहते हैं। तो पॉलिटी से जो क्वेश्चन, मान ये 250 मार्क्स का टोटल होता, तो इसमें आप समझिए कि तकरीबन 150 के आसपास मान के चले, वैसे 180 तक भी चला जाता है कभी कभी, ठीक है। गवर्नेंस की यदि बात की जाए तो ये 50 मार्क्स का, क्लियर, और इन दोनों को मिला दें तब आप 50 मार्क्स का, क्लियर। तो तकरीबन 250 के क्वेश्चन, 250 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस ढंग से होते हैं। इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यू हैव ए 3 आवर्स, क्लियर। आपके पास कितना वक्त होता है, 3 घंटे का वक्त होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना होता है, 9 मिनट होते हैं। ध्यान देना, कितने मिनट होते हैं, 9 मिनट होते हैं। अब इस 9 मिनट के अंदर आप देखो कि सबसे पहले तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं, क्लियर, और जो डायरेक्टिव वर्ड्स दिया जाता है लिखने के वक्त कि कमेंट करें, डिस्कस करें, ठीक है, इन चीज़ों के बीच में मैं फ़र्क बताऊंगा आपको, क्रिटिकली एनालाइज करें, एलॉबरेट करें, इन चीज़ों को सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एक दिमाग में आपको खाका तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, तब जाके आप आंसर लिखना शुरू करोगे। तो आप मान के चलें कि आप इसमें 1 मिनट के आसपास गवा देंगे, तो आपके पास समझिए कि 7 से लेके 8 मिनट तक का वक्त होता है, जिसके अंदर आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, उसके बीच का बॉडी पार्ट भी लिखना है, और अंत में कंक्लूजन को भी लिखना है। समझिए, इन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे मेंस के आंसर को लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स को समझेंगे, और पीटी को भी ध्यान में रखेंगे, और मेंस को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि ये चीज़ है जो कि आपसे पूछा जाता है, क्लियर। और इसके साथ ही पॉलिटी की यदि बात की जाए तो आपको ये मैं बता दूं कि ऐसे के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने जा रहा है, क्लियर, क्योंकि ऐसे के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो काफ़ी डायनामिक पूछे जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब देखिए कि मेंस और पीटी के अंदर क्या फ़र्क है, इसको समझिए कि, लेकिन उससे पहले देखिए कि जो हाल फिलहाल में जो वर्डिक्ट दिया गया किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर दिया गया। आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे आर्टिकल 370 को, धारा 370 को और 35A को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। मैं इसको ख़त्म करना नहीं कहूँगा, और मैं बताऊँगा कि इसको करीब करीब समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो क्लॉज ए है वो अभी भी बरकरार है। बात को समझिए। तो जो हाल फिलहाल में जो वर्डिक्ट दिया गया, उसके बाद हुआ क्या कि सब जम्मू कश्मीर में
इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। किसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई? इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके पास याचिका लेके गए लोग तो कि सरकार के खिलाफ कि सरकार ये पाबंदी लगाई है, तो इंटरनेट की जो सुविधा है उसकी जो एसेस है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 के तहत क्या माना कि फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्लियर? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे बहाल रखा जाए इसके लिए बात हुई। क्लियर? अब देखिए कि आपको ये हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि whether the office of the governor should continue in India or not। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि क्या, अब मैं थोड़ा सा पीटी और मेंस के बीच में थोड़ा सा हल्का सा फर्क बताता हूं कि क्या गवर्नर का जो ऑफिस है इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि कैसे कि गवर्नर एक तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में एक जॉइंट के रूप में, एक हाइफन के रूप में और एक कड़ी के रूप में काम करता है, और हाल फिलहाल में गवर्नर का रोल कैसा रहा है। किसी कारण से यदि चर्चा में रही है, जैसे कि आप अभी महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो कैसे जब उद्धव ठाकरे की जो सरकार आई उससे पहले देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी उसको आनन फानन में कैसे सुबह 7 बजे क्या दिया गया कि शपथ दिलवाई गई, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है महाराष्ट्र के विधानसभा में। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि चीज़ों को रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि, और फिर बताना पड़ेगा कि कैसे गवर्नर का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब जैसे दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, जैसे एक और प्रश्न मैं बताऊं कि डिस्पाइट सो मेनी लॉज व्हाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज नॉट एंडिंग। क्लियर? बावजूद कि इतने सारे कानून है फिर भी, जैसे सोशल जस्टिस से रिलेटेड यदि ये प्रश्न रखें तो बावजूद इतने सारे कानून है, इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो रुक क्यों नहीं रही है। क्लियर? उसके बाद जैसे एक प्रश्न ये रखा जाए कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू इरेडिकेट करप्शन इन द सोसाइटी। क्लियर? irrespective of we have passed so many laws there। के लिए इतने सारे कानून होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं इसको कर पा रहे। तो ऐसे जो वैल्यू लोडेड क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको फैक्ट भी रखना पड़ेगा और वो भी रखना पड़ेगा। क्लियर? फैक्ट भी रखना पड़ेगा, एनालिसिस भी रखना पड़ेगा और करंट अफेयर से उसको जोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अप्रोच के अंदर यदि देखें तो समझिए, अप्रोच के अंदर यदि देखें तो पीटी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आप जानिए कि कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा और साथ में आपसे फैक्ट भी पूछे जाएंगे। कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों ही पूछे जाएंगे। क्लियर? लेकिन जब आप मेंस के अंदर आते हैं, समझिए किसके अंदर आते हैं, मेंस के अंदर आते हैं, तो आपको एक तरफ तो एनालिसिस करना होगा, विश्लेषण करना होगा, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना होगा, मूल्यांकन करना होता है कि सेम फैक्ट होंगे, सेम कंसेप्ट होंगे, लेकिन आपकी जो इवैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, अलग तरीके से होगी। जो पीटी के अंदर जो आप तौर तरीके अपना रहे हो वो उससे कहीं ना कहीं अलग क्या होगा, आपका जो मेंस होगा वो होगा। क्लियर? अब देखिए कि पीटी के अंदर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? यानी कि गवर्नर की यदि बात की जाए तो उनके पद की बात की जाए तो आखिर इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला लिखते जाना आप लोग, ठीक है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्लियर? यानी कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। पहला। दूसरा दिया गया कि टेन्योर इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर गवर्नर या राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर? तीसरा दिया जा रहा है कि फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, लिखिए, फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट individual has to be
more than 25 years of age। क्लियर। और साथ में दिया गया चौथा none of the above, none of the above। तो देखिए जब आप आर्टिकल 155 में जाएंगे तो उसका क्लॉज 1 और क्लॉज 3 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लॉज 1 में ये दिया गया कि गवर्नर की जो टेन्योर है वो 5 साल की होगी, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। लेकिन जब क्लॉज 3 में जब आप जाएंगे तो उसमें दिया गया सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहेंगे। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत यानी कि प्रधानमंत्री जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति काम करते हैं। यानी कि मोटे तौर से जब आप फैक्ट के हिसाब से देखें तो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन प्रैक्टिकल में यदि देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है एक्चुअली कि गवर्नर कितने दिनों तक अपने पद पे बने रहेंगे, क्लियर। अब देखिए कि इसी के अंदर आप यदि देखो तो मेंस का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि गवर्नर ऑफिस इज द, जैसे प्रश्न है लिखिए, गवर्नर ऑफिस इज रेलिक ऑफ colonial era, therefore should be abolished, therefore should be abolished in the interest of cooperative फेडरलिज्म। तो कहा दिया जा रहा है कि जो राज्यपाल का पद है, ठीक है, वो उपनिवेशिक काल का एक क्या कह सकते हैं अंश मात्र है, ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कर देना चाहिए, ठीक है, सहयोगात्मक संघवाद के कारण से इसको खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए अब इस प्रश्न के अंदर आपको एक तो दिखलाना पड़ेगा कि कॉलोनियल एरा से क्या इसका रिलेशन है, दूसरा आपको दिखाना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। इन दो चीज को सबसे पहले आप बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर क्या राज्यपाल का पद, ठीक है, कोई बाधा डाल रहा है, यदि बाधा डाल रहा है तो कैसे बाधा डाल रहा है, यदि नहीं डाल रहा है तो क्यों नहीं डाल, ये दोनों बिंदुओं को आप लिखेंगे और उसके बाद आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि नहीं। मैं मोटे तौर से बता दूं कि गवर्नर का पद जो है पहले भी सिग्निफिकेंट था और आज भी सिग्निफिकेंट है, क्लियर है। तो इस ढंग से आप चीजों को क्या करेंगे कि अलग करेंगे ना। अब देखिए कि अब आपको जो समझने की जरूरत है कि बहुत दफे न्यूज और व्यूज के बीच में क्या फर्क है, क्लियर। जब तक आप इस फर्क को नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी कि और उसके अलावा जो अखबारों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इस चीज को भी आप नहीं समझ पाते हैं, क्लियर। तो जैसे देखिए कि एक तरफ मैंने लिखा न्यूज और दूसरी तरफ मैंने लिखा क्या, व्यूज। ध्यान देना, जैसे कश्मीर में अब तो नहीं लेकिन पहले आपने सुना होगा कि स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी, ठीक है, इंसिडेंट्स इन कश्मीर, क्लियर, पत्थरबाजी की घटना। और उसमें आप क्या पढ़ते थे कि सरकार क्या एक्शन ली है, सरकार ने क्या एक्शन लिया है। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन क्या आपको इन दो बिंदुओं पे रहना चाहिए? नहीं, आपको जो एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरत है कि कैसे हाउ द कश्मीर इज ए कंटेंशियस इशू राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमें आज़ादी मिली उससे पहले भी और उसके बाद भी कैसे ये विवादास्पद मुद्दा बना रहा कश्मीर का, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूएंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लियर, प्रीवियस में क्या हुआ, क्लियर, और राइट नाउ अब क्या हो रहा है, पहली बात। यहां तक समझ में आ गई।
अब कश्मीर के अंदर जो दूसरी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। क्लियर, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। तीसरी बात, इस जगह पे एजुकेशन का क्या हाल है, जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से आप चीजों को रखोगे। चौथी बात कि आर्टिकल 370 और 35A, क्लियर, अनुच्छेद 370 और 35A को क्या कर दिया गया, डी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया, पूर्णतया खत्म नहीं किया गया। मैं आपको इसके बीच में फर्क बताऊंगा, ठीक है। और कब किया गया, ऑन 5 अगस्त 2019। और उसके बाद अब इस चीज को समझिए कि उसके बाद इसमें क्या फर्क आया। क्लियर, कश्मीर की स्थिति में यहां पर देखिए कि समझना कि सिक्योरिटी से संबंधित क्या मुद्दे हैं, इसी को आप आईआर से भी जोड़ेंगे कि ओआईसी ने क्या किया, ठीक है, अलग अलग देशों का क्या रुख रहा है इसके बारे में। क्लियर, और भारत सरकार यहां पर, ठीक है, डेवलपमेंट के पर्पज से क्या चीजें कर रही है। क्लियर, इन सारे बिंदुओं के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा जब हम 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात देखें। कहां के, तो कश्मीर के मुद्दे ये हैं। आप जबकि क्या पढ़ रहे होंगे, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स क्या हुई है कश्मीर के अंदर। अब देखिए इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो क्या करना है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। क्लियर, अब देखिए कश्मीर के बारे में सरकार की क्या नीति है, पॉलिसी टुवार्ड्स कश्मीर। नेक्स्ट आप ये देखें कि स्टेप्स टेकन बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अभी के सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसके मामले में, ये चीज आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर। क्लियर, जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर, आगे सरकार को क्या करना चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे अंत में, जब आप ये बताओगे कि क्या किया जाना चाहिए तो आप वे आउट बताएंगे। क्लियर, और एक इंसान जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होगा वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की बात करेगा, ध्यान देना। तो आपको अंत में क्या बताना है कि व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर। क्लियर, भविष्य में क्या करना है ये आपको बताने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो मुद्दा हमारे सामने होता है ये समझने की जरूरत है, और वो मुद्दा क्या होता है कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। देयर इज अ मल्टीपल सोर्सेज देयर टू रीड पॉलिटी। क्लियर, अब ये समझिए कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि कोई भी किताब आप क्यों पढ़ें और क्यों नहीं पढ़ें। क्लियर, क्या जो पॉपुलर किताबें हैं वो ही मायने रखती है या उससे परे हमें जाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। क्लियर, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आपको अपने सोर्सेज को, ध्यान देना, आपको अपने सोर्सेज को क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। देखिए एक जो सबसे पॉपुलर किताब है वो क्या है, एम लक्ष्मीकांत की है। क्लियर, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी किताब है डी बासु की, और तीसरी किताब है आपकी सुभाष कश्यप की। किसकी, सुभाष कश्यप की। तो सबसे पहले समझें कि हमें रिसोर्सेज को कम से कम रखना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक एम लक्ष्मीकांत का सवाल है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यदि आप मेरी निजी राय पूछें, इट्स नॉट ए ग्रेट बुक। क्लियर, आप यदि सिर्फ और सिर्फ पीटी को फोकस करना चाहते हैं, पीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। क्लियर, रीड इट 5 times 6 times एंड यू आर गोइंग टू मैनेज द पीटी। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि सिर्फ एस्थेटिक पार्ट को आप कर पाएंगे, इसके जो डायनेमिक पार्ट है इसको आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना इस चीज को। जब आप सिर्फ एस्थेटिक पार्ट को, अब आप जाओ तो विगत वर्षों में एस्थेटिक पार्ट में यदि 18 क्वेश्चन यदि टोटल पूछे गए हैं तो
तो उसमें से पाएंगे कि 16 करीब कहीं ना कहीं किससे पूछा जा रहा है, तो डायनामिक पार्ट से। जो कुछ आपको एस्थेटिक भी लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं डायनामिक है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि राइट टू मैरिज किस फंडामेंटल राइट के तहत आता है, ठीक है, तो आर्टिकल 21 के तहत। अब ये समझिए कि ये पूछा क्यों गया। ये पूछा इसलिए गया कि विगत वर्षों में ऐसा हुआ कि एक केरल के अंदर हादिया का केस हुआ था, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम, एक जो हिंदू लड़की थी उसने मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली थी, और उसके बाद ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, और ये अंततः केस कहाँ पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू मैरिज क्या है, राइट टू लाइफ के तहत आता है। बात को समझिए इस चीज़। तो अब ये प्रश्न पूछा गया, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये चर्चा में रही है, और हम और आप क्या समझ रहे हैं कि ये एस्थेटिक पार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यदि आप मुझे बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के हमारा काम पॉलिटी में चलने जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप इसके साथ यदि लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो देन यू आर इन ए पोजिशन टू मैनेज, तब आप इस चीज को क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। तो लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग, देन इट इज ओके। अदरवाइज इफ यू आर रिलाइंग जस्ट ऑन द एम लक्ष्मीकांत, यदि सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत के ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डी बासु काफी अच्छी बुक है, बहुत पुरानी बुक है, और बहुत चीजें अच्छे ढंग से रखी गई है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अनटिल अनलेस आपकी जो अच्छी पकड़ लैंग्वेज के ऊपर ना हो, आप यदि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जार्गन्स या उनके शब्दावली से परिचित ना हो, तो इसको मैनेज कर पाना क्या होगा, आपके लिए मुश्किल सा काम होगा। क्लियर। तो ये दो, फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं, निगेट कर रहा हूं। थर्ड जो है वो क्या है, आपका सुभाष कश्यप है। ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश होती है, और एक किताब है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप हिंदी माध्यम के छात्रों या अंग्रेजी माध्यम के छात्रों, और ये बड़े अच्छे से एक कहानी के जैसे चीज़ों को समझाया गया है, और बहुत ही सुग्राह्य भाषा में है, बड़ी सिंपल से लैंग्वेज में लिखा गया है, और आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्लियर ना। तो इफ यू से माय कॉल, मेरा जो आपके लिए एडवाइस होगा वो मैं क्या कहूँगा, सुभाष कश्यप पढ़िए, और साथ में न्यूज़पेपर को पढ़िए, ताकि चीज़ों को, इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में जो कक्षाएं होंगी, उन कक्षाओं को, उस क्लास के अंदर मैं चीज़ों को इतना आसान करूँगा कि आपको बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए, एंड आई एश्योर यू इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफाइस। क्लियर, फॉर योर पर्पस। आपके दृष्टिकोण से ये क्या होगा, बिल्कुल पर्याप्त होगा। अब आपको समझिए कि, लेकिन यदि बेसिक बुक की बात की जाए, तो मस्ट रीड के कैटेगरी में जिसको कि आप जरूर से पढ़ें, वो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। क्लियर, ये क्लास 11 का है। क्लियर। और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि क्लास 11 का ही है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये दो किताब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, नजर रखेंगे। नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले, और मैं पॉलिटी के लिहाज से अभी बता रहा हूं, ठीक है, पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के लिहाज से आपको नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेके शनिवार तक आप क्या पढ़ेंगे, द हिंदू का एडिटोरियल्स। क्लियर। नाउ
इसके बाद संडे के दिन इसमें क्या होता है, आता है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो कि हाल फिलहाल में अभी पिछले 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं द हिंदू के अंदर, क्लियर, एक प्रोफाइल करके भी चीज़ों को रखा जा रहा है, क्लियर, और उसमें जो चर्चा में रहे हैं, जो घटनाएं चर्चा में रही है या कोई व्यक्ति चर्चा में रहा है तो उसके बारे में विस्तार से होती है बात, क्लियर। इसके अलावा आपको करना क्या है कि द इंडियन एक्सप्रेस, क्लियर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सबसे पहले तो आप एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे। अमूनन इसमें 3 एडिटोरियल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कभी कभी 2 ही होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें, मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि पहला और दूसरा जो एडिटोरियल है वो आपके लिए क्या कर रहा है, काफ़ी मायने रख रहा है, क्लियर। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है वो क्या है, एक्सप्लेन्ड का पार्ट, क्लियर। ये बहुत ही खूबसूरत सा और नायाब सा मटेरियल है और प्रश्नोत्तर के रूप में इसमें सारी चीज़ें दी गई होती है, और इस चीज़ को यदि आप डेली डे पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के बहुत ही करीब ले जाएगा उसको क्लियर करने के, बल्कि आप चीज़ों को और बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। तो FAQs और दूसरी तरफ जो कि द हिंदू के अंदर है और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड जो पार्ट है वो बहुत ही मायने रखते हैं। और एक्सप्लेन पार्ट आप यदि कहें तो एडिटोरियल पेज के एक पहले या एडिटोरियल पेज के सेकंड पेज पे आपको ये मिल जाएगा अमूनन, क्लियर। अब देखिए कि अब मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किसके किसके होते हैं, क्लियर, न्यूज़पेपर के अंदर। तो यदि पार्लियामेंट से संबंधित, क्लियर, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई विवाद हो, कोई चर्चा हो, तो नीरजा चंडोक की आर्टिकल आती है और ये किसके अंदर है, तो अमूनन आपको इंडियन एक्सप्रेस में दिखेगा ये, क्लियर। उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से संबंधित कोई यदि विवाद है तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से संबंधित यदि कोई विवाद है तो इसके लिए उपेंद्र बख्शी की लेख होती है। अमूनन आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आपको क्या होगा, दिख जाएगा। चलिए और भी रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है। और यदि इंडियन सेकुलरिज्म, क्लियर, भारत के पंथ निरपेक्षता के बारे में यदि आपको पढ़ना है, उससे संबंधित कोई विवाद है जो कि होता ही रहता है, ठीक है, तो वो आशुतोष वार्ष्णेय की आर्टिकल आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिखेगा अमूनन। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कंट्रोवर्सी है तो उसके ऊपर बहुत ही नायाब सा फैजान मुस्तफ़ा की लेख होती है और ये काफ़ी अच्छी लेख होती है और काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को बताया जाता है। वो नालसर हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं और अमूनन बहुत सारी चीज़ें वो अपने लेख में बहुत फाइनर इम्प्रिंट्स, जो छोटी छोटी जो बिंदुएं हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भी आपको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के अंदर दिख जाएगा। और एक AK वर्मा है जो कि क्राइस्ट कॉलेज कानपुर के पॉलिटिकल साइंस विभाग के HOD रह चुके हैं और इनकी भी लेख जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज पे होती है। किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, ध्यान देना, इश्यूज के ऊपर AK वर्मा की आर्टिकल होती है और ये आपको किस में मिलेगा? तो दैनिक जागरण में। क्लियर? किसमें? दैनिक जागरण में।
तो आज हमने चर्चा की कि क्या चीज़ है ये पूरी की पूरी, और पूरी स्ट्रेटजी को समझा हमने, सिलेबस क्या है इसको समझा हमने, और इसके बाद हम आगे क्लासेस होगी और जो कि मैं समय समय पे अपडेट करता रहूँगा, उसमें हम और चीज़ों को, फाइनल इम्प्रिंट्स को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए ओके, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, बने रहना।